हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्चुअल मतलब होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब ऐसा मोशन जो कि ग्रेविटी के प्रेजेंस में हो रहा है, ऐसा मोशन जिसको ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ये 2D मोशन होता है, मतलब ये प्लेनर मोशन होगा, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में भी होगा और ये वाई डायरेक्शन में भी होगा। जैसे हमारा ये बोर्ड है, ये हमारा बोर्ड प्लेनर है, ये एक्स डायरेक्शन में भी है और ये वाई डायरेक्शन में भी है। इससे पहले हमने पढ़ा था मोशन है स्ट्रेट लाइन, वो सिंगल डायरेक्शन में मोशन था। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। जैसे ये बाइक रेसर है, जैसे सपोज ये बाइक रेसर है, ये बाइक रेसर जो मोशन करता है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? क्योंकि ये मोशन जो है ग्रेविटी की प्रेजेंस में हो रहा है और यहाँ पर ये जो बाइक रेसर का जो पाथ है जिसको हम रास्ता कहते हैं, ये कैसा पाथ है? ये पैराबोलिक पाथ है। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। पैराबोला आपने पढ़ा होगा, पैराबोला क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, 3rd चैप्टर में। जैसे ये वाटर है, यहाँ पर वाटर कैसा मोशन कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मोशन ग्रेविटी की प्रेजेंस में हो रहा है और यहाँ पर वाटर का जो पाथ है वो कैसा पाथ है? पैराबोलिक पाथ है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। जैसे यहाँ पर देखो ये बास्केटबॉल है, यहाँ पर इस बास्केटबॉल का जो मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन हो रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। जैसे ये जैवलिन थ्रो में जो जैवलिन है, जो भाला है, इसका मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। जैसे ये गोल्फ है, गोल्फ का मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, आगे एग्जांपल्स आगे लेंगे, ध्यान से देखो। अब देखो बच्चे ये 4 चीज़ें बहुत पूछते हैं कि सर व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होती है। वैसे ये सब तो आगे देखेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? देखो प्रोजेक्टाइल कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर पार्टिकल हो सकता है। प्रोजेक्टाइल में भी यानी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। जैसे यहाँ पर ये बाइक रेसर है, जैसे यहाँ पर ये बाइक रेसर है, बाइक रेसर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। किसका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है? बाइक रेसर का। तो यहाँ पर बाइक रेसर क्या है? यहाँ पर बाइक रेसर हमारा प्रोजेक्टाइल है। जैसे यहाँ पर वाटर का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो वाटर हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल है। जैसे यहाँ पर ये बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो बास्केटबॉल हमारी क्या है? प्रोजेक्टाइल। जैसे यहाँ पर ये भाला जो है, भाला हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल है। जैसे गोल्फ हमारा क्या है यहाँ पर? प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। अब सेकंड आता है कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। देखो ट्रेजेक्ट्री होती है पाथ, रास्ता। ट्रेजेक्ट्री होती है पाथ, रास्ता, मतलब जिस पाथ को, मतलब जिस रास्ते को प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसी को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। उसी को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। किसकी? प्रोजेक्टाइल की। जैसे प्रोजेक्टाइल ने, जैसे यहाँ पर ये बाइक रेसर ने यहाँ पर बाइक रेसर हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल। तो बाइक रेसर ने देखो यहाँ से यहाँ तक आने में इस रास्ते को फॉलो करा, इस पाथ को फॉलो करा, तो हम बोलेंगे ये जो है ये ट्रेजेक्ट्री है किसकी? बाइक रेसर की। जैसे वाटर ने यहाँ से यहाँ तक आने में इस पाथ को फॉलो करा, इस रास्ते को फॉलो करा, तो हम बोलेंगे ये जो है ये ट्रेजेक्ट्री है किसकी? प्रोजेक्टाइल की, मतलब वाटर की। जैसे बास्केटबॉल ने यहाँ से यहाँ तक आने में जिस रास्ते को फॉलो करा, हम बोलेंगे वो जो रास्ता होगा वो ट्रेजेक्ट्री होगी किसकी? बास्केटबॉल की, मतलब प्रोजेक्टाइल की। सिंपल। टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज तो हम देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है? टाइम ऑफ फ्लाइट होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है मतलब कितना टाइम प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब उड़ने का समय। जैसे देखो ये जो बाइक रेसर है, जैसे ये बाइक रेसर देखो यहां से इस बाइक रेसर ने उड़ना स्टार्ट करा, देखो जैसे इस बाइक रेसर ने यहां से हवा में आना स्टार्ट करा, तो कितने समय बाइक रेसर हवा में रहा, उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब उड़ने का समय। वैसे इसको हम आगे देखेंगे। रेंज क्या होती है? रेंज होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। जैसे बाइक रेसर ने यहाँ से यहाँ तक आने में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, उसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेंज। जैसे वाटर ने यहाँ से यहाँ तक आने में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? आर से, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेंज।
जैसे बास्केटबॉल ने यहाँ से यहाँ तक आने में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर से, उसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेंज। रेंज को वैसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं, समझ गए ना, सिंपल। सो ध्यान से देखो, सो इसकी डेफिनेशन देखो, सिंपल है। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कर्व्ड पैराबोलिक पाथ। देखो मैंने आपको पहले बताया, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। अब पैराबोलिक पाथ तो सारे के सारे कैसे होते हैं, कर्व्ड होते हैं। पैराबोलिक पाथ स्ट्रेट तो होते नहीं, कर्व्ड होते हैं। तो कहने का मतलब ये डेफिनेशन से ये कहना चाह रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा मोशन होता है जो कि ग्रेविटी की प्रेजेंस में होता है, जिसको ग्रेविटी कंट्रोल करती है, केवल ग्रेविटी कंट्रोल करती है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको यहाँ पर और याद रखनी है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ये मतलब यहाँ पर कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। जैसे ये बाइक रेसर यहाँ से यहाँ तक आने में प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं है। कहने का मतलब अगर कोई एयर रेसिस्टेंस आ गया, सपोज जैसे बाइक रेसर ये हवा में है, तो एयर सपोज एयर इसको रोक रही है, तो एयर ने सपोज इसको रोक दिया, मतलब एयर इसको रोकने की कोशिश कर रही है इस तरीके से, तो एयर अगर रेसिस्टेंस क्रिएट करेगी तो क्या होगा, उसके वजह से पैराबोलिक पाथ डिस्टर्ब हो जाएगा। पैराबोलिक पाथ डिस्टर्ब हो गया तो मोशन जो होगा, मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, फिर कोई और ही मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है, इग्नोरिंग एयर रेसिस्टेंस। यहाँ पर हमको एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर करना है, मतलब हमको ये मान के चलना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो हो रहा है वो एयर की एब्सेंस में हो रहा है, जिसके वजह से ना तो कोई एयर का रेसिस्टेंस आएगा और ना ही कोई एयर का फ्रिक्शन आएगा, ना ही कोई फ्रिक्शन होगा, समझ गए ना। सो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो ये जितने भी मोशंस हो रहे हैं, जैसे देखो ये जितने भी मोशंस हो रहे हैं, ये सारे के सारे मोशन कैसे हैं, दीज ऑल मोशन आर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सारे के सारे मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये आपने देखा होगा, क्रिकेट आप देखते हो तो आपने देखा होगा, जैसे देखो यहाँ पर ये 86 मीटर, 82 मीटर, ये देखो 89 मीटर, जैसे आपने सुना होगा ना भाई, इस क्रिकेटर ने 120 मीटर का छक्का मार दिया, तो ये 120 मीटर क्या है, ये 120 मीटर रेंज है। जैसे देखो ये 86 मीटर, 82 मीटर, 89 मीटर, ये क्या है, ये रेंज है। जैसे देखो यहाँ पर कोई क्रिकेटर होगा, यहाँ पर इस क्रिकेटर ने क्या करा, 84 मीटर का लंबा छक्का मार दिया, तो ये 84 मीटर क्या है, दैट इज रेंज, समझ गए ना, सिंपल है। सो ये सारी की सारी रेंज है ये, तो ये लंबा छक्का जो होता है ये सब रेंज ही होती है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वीडियो देखो आप, यहाँ पर ये जो एरोज है, यहाँ पर ये जो एरोज आ रहे हैं, अब इन एरोज का मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्यों, क्योंकि ये मोशन ग्रेविटी की प्रेजेंस में हो रहा है, और यहाँ पर ये एरोज का जो पाथ है, कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। ये जो मोशन हो रहा है, ये मोशन ही प्रोजेक्टाइल मोशन है। और यहाँ पर ये जो है ना, ये जो इतना बड़ा सा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये प्रोजेक्टाइल है, दैट इज प्रोजेक्टाइल। सो ये भी एग्जांपल है किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये सारे के सारे मोशंस प्रोजेक्टाइल मोशन है, दीज ऑल मोशंस आर प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे बढ़ते हैं। ये एक और वीडियो देखो आप, यहां पर ये देखो, यहां पर ये जो फुटबॉल का जो मोशन हो रहा है, यहां पर ये जो फुटबॉल है, देखो इस फुटबॉल का जो मोशन हो रहा है, ये कैसा मोशन है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों, क्योंकि ये जो मोशन है ग्रेविटी की प्रेजेंस में हो रहा है, और फुटबॉल और यहाँ पर फुटबॉल की जो पाथ है, यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल है, इसका जो पाथ है, कैसा पाथ है, दैट इज पैराबोलिक पाथ। सो ये जो मोशन है ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, सिंपल।
आगे बढ़ते हैं। ये आप एक और वीडियो देखो। यहाँ पर ये जितनी भी मिसाइल्स हैं, इन मिसाइल्स का जो मोशन है डैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? क्योंकि मोशन ग्रेविटी के प्रेजेंस में हो रहा है, और मिसाइल का जो पाथ है, मिसाइल का जो रास्ता है, वो कैसा रास्ता है? पैराबोलिक पाथ है। मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है, मतलब मिसाइल हमारा क्या है यहाँ पर? प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं, वो कैसा है? पैराबोलिक पाथ है। ध्यान से देखो इस वीडियो को। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमने मिसाइल को एक एंगल पे लॉन्च करा है। मिसाइल हमारा क्या है? हमारा प्रोजेक्टाइल। यहाँ पर हमने मिसाइल को एक एंगल पे लॉन्च करा है। इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। तो जिस एंगल पे हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अब एक चीज़ देखो, ये मैंने विकिपीडिया से उठाया, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो यूएसए ने एक मिसाइल बनाई है, मिसाइल का नाम है LGM-30। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज है 14,000 किलोमीटर। मतलब ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल 14,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकती है। ये लंबी दूरी क्या है? ये रेंज है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये रेंज है। जैसे देखो रशिया ने एक मिसाइल बनाई है, इस मिसाइल का नाम क्या है? RS-28 सम्राट। ये मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज है, मिनिमम रेंज नहीं दे रखी, मैक्सिमम रेंज कितनी है? 18,000 किलोमीटर। ये मिसाइल 18,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकती है। ये लंबी दूरी क्या है? ये लंबी दूरी क्या है? ये रेंज है। ये लंबी दूरी क्या है? रेंज। वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन आपको यूट्यूब पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे देखो ये जो मोशन है, ये मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ध्यान से देखो और एग्जांपल्स देखो। तो जैसे देखो नॉर्थ कोरिया, देखो नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल बनाई है जो कि 13,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकती है, जो कि अमेरिका तक पहुंच सकती है। ये लंबी दूरी क्या है? दैट इज रेंज। नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइल बनाई है, 13,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकती है, लॉस एंजल्स तक पहुंच सकती है। दैट्स वाई अमेरिका अफ्रेड ऑफ नॉर्थ कोरिया। समझ गए ना? ये समझ गए ना, ये सब क्या है? ये मिसाइल की रेंज है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैंने ऐसे एक एनिमेशन बनाया। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से बॉल को इस तरीके से फेंका, तो जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। आप किसी भी बॉल को फेंक सकते हो। जैसे मैं आपको एक बॉल दिखाता हूँ। जैसे सपोज मान लो यही वो बॉल है, मैंने क्या करा, मैंने इस बॉल को इस तरीके से फेंका, तो ये जो मोशन होगा कैसा मोशन होगा? दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। वैसे मैंने बहुत आराम से फेंका, बहुत गंदा तरह का मोशन हुआ है, पर आप एडजस्ट कर लेना। ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा हम जरा पढ़ेंगे। ध्यान से देखो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्टाइल मोशन को दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में डिवाइड करूँगा। ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई बॉल हो सकती है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका विद एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। अब देखो यहां पर ये u क्या है? u इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स को देखना होगा। हम मोशन को दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। अब u हमारा क्या है? u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमको इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स को देखना होगा। एक x डायरेक्शन में होगा और दूसरा y डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ध्यान से देखो। जिधर आता है थीटा,
वहां होता है u cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है, और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है दैट इज u sin थीटा। मतलब जिधर आता है थीटा वहां आता है कॉस, और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आता है वो आता है साइन। अगर सपोज थीटा यहां पर होता तो कॉस ऊपर आता और साइन नीचे आता। ये चीज़ मैंने आपको वेक्टर में बहुत बार बताई है, ऑनलाइन तो नहीं बताई लेकिन वेक्टर में मैंने बच्चों को ये बहुत बार बताई है। सो अब देखो, ध्यान से देखो, मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब देखो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। मान लो 1 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, फिर 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, फिर उसके अगले 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया, फिर फाइनली ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया। बच्चों जब ये ऑब्जेक्ट, जब ये बॉल आगे की तरफ, जब ये बॉल आगे की तरफ बढ़ेगी, जब ये बॉल आगे की तरफ बढ़ेगी कुछ इस तरीके से, जब ये बॉल आगे की तरफ बढ़ेगी कुछ इस तरीके से, जब ये बॉल आगे की तरफ बढ़ेगी तो इस बॉल को अपोज करने वाला या सपोर्ट करने वाला कोई एसिलेशन नहीं होगा। जब ये बॉल आगे की तरफ बढ़ेगी तो इस बॉल को अपोज करने वाला या सपोर्ट करने वाला कोई एसिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स तो है नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एयर के वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। सो नेट फोर्स जीरो तो एसिलेशन जीरो, एसिलेशन जीरो तो वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल रिमेन्स कांस्टेंट। समझ गए ना? अरे नेट फोर्स जीरो तो नेट एसिलेशन जीरो, एसिलेशन जीरो तो वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान से देखो, अगर सपोज मैं मान लेता हूं, पहले जरा एक चीज देखो आप, हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर जो हमारी यू क्या है, यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करा है, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा हमारा क्या है, यू कॉस थीटा इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, ऐसे ही यू साइन थीटा इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में। समझ गए ना? इस ऑब्जेक्ट की एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा। इस ऑब्जेक्ट की वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा। अब देखो सुनो, जब ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ेगा, जब ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ेगा तो इस ऑब्जेक्ट को अपोज करने वाला या सपोर्ट करने वाला कोई एसिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई एयर ही नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई कोई एयर ही नहीं है, एयर नहीं है तो एयर की वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। नेट फोर्स जीरो तो एसिलेशन जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एसिलेशन जीरो है तो वेलोसिटी जो होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कैसी होगी, वो कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी जो होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विल रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब अगर मैं मान लेता हूं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सपोज 30 है, 30 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकंड के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, 30 होगी। मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी ना एक्स डायरेक्शन में, अगर सपोज 30 है तो 30 होगी, यहां भी 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 30 होगी। हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एसिलेशन जीरो है। अब बात ये आती है, क्या सर इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी एसिलेशन नहीं होगा? नहीं भाई, जब ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, जब ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो ऊपर भी जा रहा है, तो जब ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो भैया ग्रेविटी तो इसको नीचे की तरफ खींचेगी ना, भाई ग्रेविटी तो इसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो इस ऑब्जेक्ट पे एक एसिलेशन एक्ट करेगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट इज जी।
एंड दैट इज जी। तो इस ऑब्जेक्ट पर एक एक्सेलरेशन तो होगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो क्या होगा, वो जी होगा। अब ध्यान से देखना, अब जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू हम 9.81 लेके चलते हैं, 9.81 लेके चलते हैं अप्रॉक्सीमेट, मतलब क्या, मतलब मैं 10 ले लेता हूं, अरे ऐसे समझाने के लिए मैं 10 ले लेता हूं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, मीटर पर सेकंड पर सेकंड? क्या मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, मीटर पर सेकंड पर सेकंड? अरे सेकंड नीचे चला जाएगा तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो क्या मैं फाइनली इसको ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब इस तरीके से मीटर पर सेकंड। समझ गए ना? इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि एक सेकंड में ग्रेविटी ने वेलोसिटी में कितना चेंज लाया, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज लाया। इसका मतलब यह है, इस तरीके से। अब एक्सेलरेशन को इस तरीके से भी रीड कर सकते हो कि एक सेकंड में ग्रेविटी ने वेलोसिटी में कितना चेंज लाया, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज लाया। हाँ, अब ध्यान से देखो नाउ, अब देखो इनिशियली ये ऑब्जेक्ट यहां पर था, इस ऑब्जेक्ट की एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मानी है, 30 मीटर पर सेकंड मानी है। वैसे तो यू cos थीटा इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। अब सुनो, और ऐसे ही यू sin थीटा इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में। अब मान लो इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन में सपोज 40 मीटर पर सेकंड है। मैंने इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी मान ली, 40 मान ली। अब एक सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर आ जाएगा, तो एक सेकंड में भाई ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन है, मतलब ऊपर जाने वाली वेलोसिटी मैंने कितनी मानी है, 40 मानी है। तो इसकी वेलोसिटी यहां पर होनी चाहिए 40, लेकिन एक सेकंड में जब ये ऑब्जेक्ट यहां से आता है, में एक सेकंड ले रहा है, एक सेकंड में ग्रेविटी वेलोसिटी में कितना चेंज ला देगी? भाई ग्रेविटी तो इसको 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ खींचेगी ना, ग्रेविटी तो इसको 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ खींचेगी। सो इसकी जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर आ जाएगा तो ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को कितना कम कर देगी, 40 से कितना कम कर देगी, 10 कम कर देगी ना, कितनी रह जाएगी, 30 रह जाएगी। समझ गए ना? ऐसे ही जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर आएगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आने में एक सेकंड लेता है, तो एक सेकंड में ग्रेविटी वेलोसिटी को कितना कम कर दी, एक सेकंड में ग्रेविटी वेलोसिटी को कितना कम कर दे रही है, 10 कम कर दे रही है ना। तो देखो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी कितनी है, 30, ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 30, और ग्रेविटी नीचे की तरफ एक सेकंड में वेलोसिटी को कितना कम कर दे रही है, 10 कम कर दे रही है। तो 30 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा ना। समझ गए? अब मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आने में एक सेकंड ले रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की ऊपर जाने वाली वेलोसिटी कितनी है, 20। अब एक सेकंड में ग्रेविटी वेलोसिटी को कितना कम कर रही है, 10 कम कर रही है। 20 ऊपर जाने वाली वेलोसिटी है, ग्रेविटी एक सेकंड में 10 वेलोसिटी कम कर रही है, तो 20 में से 10 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 10 बचेगा ना। समझ गए ना? हाँ। सो एरो में थोड़ा छोटा बना देता हूँ। हाँ, अब मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम ले रहा है, एक सेकंड ले रहा है। सो अब इस ऑब्जेक्ट की ऊपर जाने वाली वेलोसिटी कितनी है, 10, और एक सेकंड में ग्रेविटी कितनी वेलोसिटी को कम कर रही है, 10 कम कर रही है। ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 10 और ग्रेविटी भी एक सेकंड में वेलोसिटी को 10 कम कर रही है। सो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की ऊपर जाने वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। अरे यहां पर इस ऑब्जेक्ट की ऊपर जाने वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो अब ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। मतलब ऑब्जेक्ट की यहां पर देखो ऊपर जाने, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 0 हो गई। अब ऑब्जेक्ट जो है इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 0 हो गई है। तो जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 0 हो जाती है, हम बोल देते हैं कि भाई वो है मैक्सिमम हाइट, डेट इज मैक्सिमम हाइट। इसको आप एच मैक्स से भी डिनोट कर सकते हो। हाँ, तो अब ये वाली बात आती है, क्या सर मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है? नहीं, और मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है।
लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है भाई। इस ऑब्जेक्ट के पास अभी भी एक वेलोसिटी है, और वो कौन सी वेलोसिटी है? दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सो मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट की ऊपर जाने वाली वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उसको आगे की तरफ बढ़ाएगी, मतलब एक्स डायरेक्शन में मोशन देगी, और वर्टिकल वेलोसिटी इसको वाई डायरेक्शन में मोशन देगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है, तो वाई डायरेक्शन तो मैक्सिमम हाइट पर वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन होगा नहीं, हाँ एक्स डायरेक्शन में मोशन जरूर होगा। समझ गए ना? हाँ। सो अब मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड ले रहा है। अब देखो एक चीज सुनो, यहां पर इस ऑब्जेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी है जीरो, लेकिन ग्रेविटी तो कंटिन्यूसली इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचेगी ना। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड ले रहा है, तो ग्रेविटी 1 सेकंड में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कितना बढ़ा देगी? मतलब ग्रेविटी 1 सेकंड में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज ला देगी? वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज लाएगी। कितना ला देगी? 10 ला देगी ना। यहां पर इस ऑब्जेक्ट की ऊपर जाने वाली वेलोसिटी जीरो है, लेकिन ग्रेविटी तो कंटिन्यूसली इसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर आएगा, तो ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को क्या कर देगी? ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगी इसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मान लो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड ले रहा है, तो ग्रेविटी, अब देखो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी है? 10 है, और ग्रेविटी भी इसकी वेलोसिटी को कितना बढ़ा देगी? 10 बढ़ा देगी ना। तो इस ऑब्जेक्ट की यहां पर इस ऑब्जेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 + 10 20 हो जाएगी। समझ गए ना? हाँ। अब मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से आधा आने में 1 सेकंड ले रहा है, तो ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी कितना बढ़ा देगी? 10 बढ़ा देगी। तो 20 + 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा। समझ गए? अब जब सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आधा आने में 1 सेकंड ले रहा है, मैंने 1 सेकंड समझाने के लिए आपको बताया, समझाने के लिए। 1 सेकंड में ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना बढ़ा देगी? 10 बढ़ा देगी ना। 30 + 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 40। और देखो यहाँ पर भी जब ऑब्जेक्ट जस्ट ग्राउंड को टच करने वाला है, तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी है? 40 होनी भी चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक है ना। देखो ये जो कर्व है, ये कर्व हमारा पैराबोलिक कर्व है, तो कहने का मतलब जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल चला था, उतनी ही वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल क्या करेगा? ग्राउंड को जस्ट टच करने से, मतलब ग्राउंड को जब टच करने वाला होगा ना, तब भी उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी, ड्यू टू सिमेट्री। और जितने एंगल से प्रोजेक्टाइल देखो चलाता है, यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर थीटा एंगल बनाकर चलाता, तो जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आएगा, जब प्रोजेक्टाइल जस्ट ग्राउंड को टच करने वाला होगा, तब भी जो प्रोजेक्टाइल का जो एंगल होगा ना, वो कितना होगा? यहाँ पर थीटा होगा, दैट इज थीटा, ड्यू टू सिमेट्री। समझ गए? हाँ। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पर मुझे आपको कुछ लिखवाना है, ध्यान से देखो। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, हाँ मुझे बताओ, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? क्या u cos थीटा है? देखो ये एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा, जिसको मैं u y से डिनोट कर देता हूँ। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? सॉरी, u sin थीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? 0। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? देखो ऊपर वाली एक्सिस को मैंने क्या माना है? पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो नीचे वाली क्या होगी? नेगेटिव वाई एक्सिस। तो और एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ना, जी जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन जो होगा वाई डायरेक्शन में कैसा होगा? माइनस की जी होगा ना, क्योंकि देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस के वाई लिया है ना हमने एक्सिस को। हाँ, ध्यान से देखना। अब देखो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी विल रिमेन्स
कांस्टेंट, वेलोसिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। किसी भी पॉइंट पर आप चला जाओ, आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। बट वाई डायरेक्शन में क्या होता है? देखो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या कर रही है? देखो पहले तो डिक्रीज कर रही है, देखो 40 से 30 हुई, 20 हुई, 10 हुई। पहले तो देखो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। फिर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। और फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या कर रही है? देखो इंक्रीज कर रही है। फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। सो वेलोसिटी डिक्रीजेस की आप स्पेलिंग लिख लेना। वेलोसिटी डिक्रीजेस, या आप इसको ऐसे लिखो, वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस। वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस, वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड फिर क्या होता है? एंड एट, पहले तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है, यहाँ से तक वेलोसिटी क्या कर रही है? देखो डिक्रीज कर रही है ना। और फिर क्या होता है? फिर मैक्सिमम हाइट पर, मतलब एट एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या करती है? वी वाई इक्वल्स टू जीरो। ये वी वाई इक्वल्स टू जीरो लिखा है मैंने, इसको ढंग से मैं दोबारा से लिख देता हूँ, जगह स्पेस बहुत कम है इसके वजह से मैं लिख नहीं पा रहा, दोबारा से लिखता हूँ। एट एच मैक्स वी वाई इक्वल्स टू जीरो। हाँ अब ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एंड आफ्टर डैट, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद क्या होगा? देखो उसके बाद वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर, उसके बाद वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है ना। एंड आफ्टर दैट वेलोसिटी इंक्रीजेस। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट तक तो क्या करती है? डिक्रीज करती है। फिर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या करती है? मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और मैक्सिमम हाइट के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, या आप बोल सकते हो वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। सो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसमें एक चीज़ और है यहाँ पर, आप एक चीज़ को आप और देख लो। देखो ये जो कर्व है, इस तरह का कर्व आपने क्लास 10th में देखा होगा, नहीं देखा तो क्लास 11th में आप मैथ्स में तो देख ही लोगे, क्लास 10th में तो आपने देखा होगा, 3rd चैप्टर में। देखो ये जो कर्व है ये पैराबोलिक कर्व है। इस कर्व का जो स्लोप है, अगर आप देखोगे, देखो इस कर्व का स्लोप है, मान लेता हूँ मैं सपोज थीटा को शुरू में 60 डिग्री मान लेता हूँ। तो जब प्रोजेक्टाइल आगे की तरफ बढ़ेगा तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मतलब एंगल क्या होगा? एंगल कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। मान लो यहाँ पर एंगल हो गया 45 डिग्री, और जब मान लो प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आ गया तो एंगल हो गया सपोज 30 डिग्री, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पर पहुँचा तो एंगल हो गया सपोज 20 डिग्री। और देखो टॉप पर, मैं उसको हटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस बना देता हूँ, हाँ। और देखो टॉप पर क्या होगा? टॉप पर थीटा हो जाएगा 0, टॉप पर थीटा हो जाएगा 0। कहने का मतलब इस कर्व का जो स्लोप है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, मतलब एंगल जो है इसका कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कहाँ तक? टॉप तक। टॉप के आगे की बात नहीं कर रहे हैं हम। और इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है, अगर सपोज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 है, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सपोज 60 है, तो प्रोजेक्टाइल जस्ट जब ग्राउंड को टच करने वाला होगा, प्रोजेक्टाइल जस्ट जब ग्राउंड को टच करने वाला होगा तब भी उसका एंगल कितना होगा? तब भी उसका एंगल 60 डिग्री ही होगा। ये आपको बात याद रखनी है। जितने एंगल से प्रोजेक्टाइल चला था, जितने एंगल से हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करा था, उतने ही एंगल से प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को टच करेगा। समझ गए ना? ग्राउंड को जस्ट टच करेगा। सिंपल है ये। वैसे ये आगे हमारी हेल्प करेगा, ये ध्यान रखना आप। हाँ, सो आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर भी, अगर आपको 10% भी समझ में आया ना, मतलब ये जो मैंने आपको बताया कितने एंगल से एंटर करा था, कितने से, मतलब जितने एंगल से एंटर करा था उतने एंगल से क्या करेगा यहाँ पर टच, ग्राउंड को जस्ट टच करेगा। मतलब जितने एंगल से हमने प्रोजेक्ट करा था उतने एंगल से क्या करेगा यहाँ पर ग्राउंड को जस्ट टच करेगा। ये अगर आपको 10% भी समझ में आया तो बहुत है, क्वेश्चंस हो जाएंगे और क्या है। सो आगे बढ़ते हैं। सो अब हम यहाँ पर निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ध्यान से देखो। सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या करा, मैंने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका विद एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो अब हमारा क्या है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, हम इस इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। जहां आता है थीटा वहां होता है u cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो होता है u sin थीटा। ये तो मैंने आपको बात अभी जस्ट बताई है, समझ गए ना। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कितने टाइम ऑब्जेक्ट हवा में रहा, वो ये होता है उस ऑब्जेक्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब उड़ने का समय। सिंपल है ये। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो ऑब्जेक्ट को या प्रोजेक्टाइल को जो समय लगा, उसी टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो हवा में होगा ना। देखो जैसे सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंका, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इस ऑब्जेक्ट को जो समय लगा उसी को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का समय। सो नाउ अब ध्यान से देखो। देखो y डायरेक्शन में, एक्सिस आप याद रखना, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस। सो अब ध्यान से देखो, देखो y डायरेक्शन में क्या होगा, मुझे बताओ y डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। y डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है, माइनस की जी। पीछे मैंने आपको बताया भाई, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा, सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का भाई जब ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो ग्रेविटी तो इसको नीचे की तरफ खींचेगी ना। ऊपर की एक्सिस को मैंने क्या माना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो नीचे की क्या होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस होगी ना, और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो हम जी को हम कैसा लेंगे, यहाँ पर माइनस की जी लेंगे ना। तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वाई डायरेक्शन में कैसा होगा, माइनस की जी होगा। हाँ, अब मुझे बताओ, पहले आप एक चीज़ देखो, आप देखो इनिशियली मैंने इस पॉइंट को मैंने माना है ए, इसको मैंने माना है बी, और इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को मैंने माना है सी। पहले मैं मोशन को ए से सी कंसीडर कर रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू सी। पहले मैं मोशन को ए से सी तक कंसीडर कर रहा हूं। मुझे अब एक चीज बताओ, अगर देखो हाँ, सपोज पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करने में सपोज ऑब्जेक्ट को 10 मिनट लग रहे हैं। भाई कहने का मतलब, अगर ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, ये हट गया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये हट चुका है, यूज एरो हट गया। हाँ ठीक है, अब सही है। हाँ, अगर पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को करने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो आधे प्रोजेक्टाइल मोशन को करने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट। अरे अगर ए से बी जाने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो ए से सी जाने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट। ये याद रखना है आपको। हाँ, अब दोबारा से देखो, अगर ए से बी जाने में
टी टाइम लग रहा है, तो ए से सी जाने में कितना टाइम लगेगा, t/2, आधा t/2 लगेगा ना। हाँ, यही बात मुझे आपको बतानी थी, इसके लिए मैंने आपका इतना टाइम ले लिया। हाँ, ध्यान से देखो, तो मैंने मोशन को ए से सी कंसिडर करा है, मैंने आधा मोशन को कंसिडर करा है। टाइम कितना लगेगा, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टी, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर टी है तो मतलब पूरा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन को करने में टी टाइम लग रहा है, तो आधे को करने में कितना टाइम लगेगा, t/2, क्योंकि ए से ही जो मोशन है वो आधा मोशन है ना। हाँ, सो टी इक्वल्स टू क्या हो गया, t इक्वल्स टू t/2। नाउ एक चीज़ और है इसमें, हाँ मुझे एक चीज़ बताओ, फाइनल वेलोसिटी जो होगी किस पर, सी पॉइंट पर। भाई फाइनल वेलोसिटी कहाँ पर है, सी पॉइंट पर है ना, क्योंकि मैंने मोशन को ए से सी कंसिडर करा है। फाइनल वेलोसिटी जो है सी पॉइंट पर कितनी है, 0 है। सो आप जरा इसको याद रखना, आप जरा इसको ध्यान से देखना, प्लीज ऑब्जर्व दिस केयरफुली। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम न्यूटन की इक्वेशन लगाते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस के AT। लेकिन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हमारा जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 2D मोशन है, मतलब ये मोशन x डायरेक्शन में भी है और ये y डायरेक्शन में भी है। जब हम और हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर मोशन को 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में डिवाइड करा है। कहने का मतलब, जो हम x को देखेंगे तो हम न्यूटन की इक्वेशन x डायरेक्शन में लगाएंगे, जब हम y को देखेंगे तो हम न्यूटन की इक्वेशन y डायरेक्शन में लगाएंगे। मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे कि y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को हम x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ऐसा नहीं करना। जो हम x डायरेक्शन को देखेंगे तो हम न्यूटन की इक्वेशन x में लगाएंगे, जो हम y डायरेक्शन को देखेंगे तो न्यूटन की इक्वेशन y में लगाएंगे। हाँ, सो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग न्यूटन्स इक्वेशन इन y डायरेक्शन। सो vy इक्वल्स टू uy प्लस के ayt। सो अब देखो vy क्या है, vy क्या है, 0 है ना। फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट c, इस c पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इक्वल्स टू, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है y डायरेक्शन में, u साइन थीटा। एक्सीलरेशन क्या है y डायरेक्शन में, देखो माइनस की जी, ये रहा। t क्या है, a से c जाने में कितना समय लग रहा है, t/2, ये रहा देखो। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा t इक्वल्स टू, सिंपल मैथमेटिक्स है, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो एक तरीके से हम इसको और कर सकते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखना आप। कैसे करोगे, चलो इसको एक ही तरीके से कर लेते हैं। आगे हम जो हम निकालेंगे, रेंज वगैरह निकालेंगे ना, उसको कर लेंगे हम 2 तरीके से। आप इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर हम। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। सो मान लो मेरे पास यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उस ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका विद एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। थीटा क्या है हमारा, कि कितने एंगल से मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, वही हमारा क्या है, थीटा। नाउ अब देखो, अब u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो अब हमको इस इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स को इनिशियल वेलोसिटी को हमको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होगा। तो जिधर आता है थीटा वहाँ होगा u cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, दैट इज u sin थीटा। समझ गए ना। अब जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो ग्रेविटी तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगी ना, ग्रेविटी तो उसको खींचेगी नीचे की तरफ। सो नाउ हाँ, अब ध्यान से देखो, अब देखो y डायरेक्शन में, अब मैं ये एक बार ये देख लो कि मैक्सिमम हाइट है क्या, कभी आपको ये पता ना लगे। हाँ, मैक्सिमम हाइट क्या है, जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो
देखो मैक्सिमम हाइट क्या है, टॉप वाले पॉइंट से जो हाइट है दैट इज मैक्सिमम हाइट। मैं इस जी को ज़रा हटा देता हूँ, ज़रा दिक्कत कर रहा है ये। हाँ सही है। हाँ ये मैक्सिमम हाइट है, समझिए ना। मतलब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितना ऊपर जा पाएगा, ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितना ऊंचा चला जाएगा, दैट इज मैक्सिमम हाइट। जैसे सपोज मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंका, जैसे सपोज मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंका, तो ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितनी हाइट तक चला जाएगा, वही हमारी होती है मैक्सिमम हाइट। सो अब वाई डायरेक्शन में देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वाई डायरेक्शन में, दैट इज यू साइन थीटा। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू साइन थीटा। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस की जी, अभी हमने पीछे देखा है। हाँ हाँ अब और क्या इसमें मैक्सिमम हाइट, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, भाई वाई डायरेक्शन जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, एच होगा ना वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। जो ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट मोशन करेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज एच। और क्या है इसमें, हाँ ऑब्जेक्ट को पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करने में कितना टाइम लग रहा है, टी लग रहा है ना, टी टाइम, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, सो ये आपको याद रखना है, इसका हम अभी यूज़ करेंगे। हाँ सो अप्लाइंग न्यूटन्स इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन, सो v इक्वल्स टू यू प्लस के ए टी। सो वाई डायरेक्शन में जो आप न्यूटन की इक्वेशन लगाओगे तो ये हो जाएगा वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस के ए वाई टी। सो क्या इससे फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है नीचे, नहीं इसको, या तो आप आधे पाथ को ले लो। अब एक काम करो, अब मोशन को कंसीडर कर लो, ए से सी तक मोशन को कंसीडर कर लो, या ये सबसे बेस्ट है। अब न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगा दो, उससे एक बार में आ जाएगा। न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगा दो। सो आपको पता है एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो होती है। सो जब आप वाई डायरेक्शन में न्यूटन की इक्वेशन लगाओगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस के हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये तो हो जाएगी। हाँ सो एस वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो वाई डायरेक्शन में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं आपको मोशन अब कंसीडर करनी पड़ेगी। आप क्या करो, मोशन को कंसीडर कर लो, कहाँ से कहाँ तक, मोशन को ए से सी तक कंसीडर कर लो, इस पॉइंट को मान लो आप सी, मोशन को आप ए से सी तक कंसीडर कर लो। मैं इसको ज़रा एक बार हटा देता हूँ थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए। आप मोशन को ए से सी तक कंसीडर कर लो। तो जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो जो मतलब कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट ए से सी पर आएगा, तो उसको टाइम लगेगा उसको t/2, और उसको टाइम लगेगा t/2। तो न्यूटन की इक्वेशन लगाओ तो ये हो जाएगी एस, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाओ तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। सो अप्लाइंग न्यूटन्स इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस के हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हाँ सो अब ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से ए से सी पर आएगा, हमने मोशन को ए से सी तक कंसीडर करा है, सो जब ऑब्जेक्ट ए से सी पर आएगा तो ऑब्जेक्ट कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, एच होगा ना, एस वाई क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है वाई डायरेक्शन में, वो है यू साइन थीटा। ए से सी तक जाने में, मतलब आधा प्रोजेक्टाइल मोशन करने में कितना टाइम लगेगा, t/2। हाँ प्लस के हाफ, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना आपका, माइनस की जी, टी क्या है हमारा, t²/2 यानी कि t²/4 हो जाएगा ना, t²/4।
अब देखो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर टी हमारा क्या है, पुट कर दो आप टी की जगह पर, टी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसका फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। आप चाहो तो 2 को यहाँ पर ले आओ, आप चाहो तो इस 2 को यहाँ से हटाकर यहाँ पर ले आओ, इस 2 को यहाँ से हटाकर यहाँ पर ले आओ, और इसको आप टी स्क्वायर, इसको पूरा होल स्क्वायर बना लो, तो ये हो जाएगा t/2 का होल स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से h निकालोगे तो h आपका आ जाएगा u sin थीटा इंटू ये हो जाएगा t/2 की जगह पुट कर दो u sin थीटा बाई जी, तो ये हो जाएगा u sin थीटा बाई जी प्लस के सॉरी एक काम करो आप यहाँ पे माइनस को माइनस को बाहर ले आओ, तो हो जाएगा माइनस के 1/2 जी। t/2 की जगह क्या पुट कर दो आप u sin थीटा बाई जी, u sin थीटा बाई जी, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसको सॉल्व कर लेना, u मल्टीप्लाई u स्क्वायर हो जाएगा, साइन मल्टीप्लाई साइन का स्क्वायर हो जाएगा, अपन हो जाएगा जी। तो फाइनली जो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। अब देखो एक तरीके से आप इसको और कर सकते हो, कैसे कर सकते हो ध्यान से देखो, ऑब्जर्व केयरफुली। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हो, न्यूटन की थर्ड वाली इक्वेशन लगाओ, तो ये हो जाएगा, बहुत बड़ा बन गया, क्या इक्वेशन है, क्या उससे हो पाएगा, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी नहीं, उस पर तो नहीं होगी, t/2 अगर मैं पूरा कंप्लीट मोशन ले लेता हूँ तो मैक्सिमम हाइट तो कुछ होगी नहीं, ये यही रहेगी। ऐसे रहने दो इसको, सही है, ठीक है, समझ गए ना, ऑब्जर्व कर लो इसको, आप नोट कर लो इसको, आप आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ सही तो है, हो जाएगा, ध्यान से देखो, आपने मोशन को ए से सी कंसिडर करा है, आपने मोशन को ए से सी कंसिडर करा है। देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, ये है ना, तो अप्लाइंग न्यूटन इक्वेशन वाई डायरेक्शन में आप न्यूटन की इक्वेशन लगाओ, तो ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस के 2ay/sy, ये तो होगी। तो वाई डायरेक्शन में जो आप न्यूटन की इक्वेशन लगाओगे तो देखो कुछ इस तरीके से होगा। हाँ अब देखो इस टॉप वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगी, जीरो होगी ना। एट पॉइंट सी, या आप ऐसे भी बोल सकते हो एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन विल रिमेन्स जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब ऊपर जाने वाली वेलोसिटी क्या होगी, इस पर जीरो होगी ना, तो ये तो जीरो हो गई। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या है वाई डायरेक्शन में, u साइन थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर को मैं ओपन कर देता हूँ। 2ay क्या है, एसिलेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, माइनस की जी। हाँ sy क्या हो जाएगा, भाई आपने मोशन को कहाँ से कहाँ तक कंसीडर करा है, ए से सी तक आपने मोशन को कंसीडर करा है। तो जब आप मतलब आपने ये माना है कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आपने मतलब आपने ये माना है कि मोशन यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, ऐसा आपने माना है। वैसे तो कंप्लीट मोशन हो रहा है लेकिन आपने माना है मोशन ए से सी तक ही हो रहा है। तो एट पॉइंट सी ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर होगा तो एस वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एच होगा ना, तो कोई एच, सो ये हो गया एच। सो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप यहाँ पर ले आना और 2g को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अरे सिंपल है ना, क्या होगा, इसको तो यहाँ पर ले आना, तो राइट साइड आपका बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर होगा 2g होगा ना, तो यहाँ पर 2g h को यहाँ पर ले आना, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से बचेगा ना। अब क्या करना, अब 2g मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड,
तो ये आ गया 2g। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। तो आप इस तरीके से मैक्सिमम हाइट को निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल लो आप, ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, एक ही बात है। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नोट कर लो इसको, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं, अरे सिंपल है यार। हाँ, सो नेक्स्ट हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? सो ध्यान से देखो, सपोज मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका विद एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। जिधर आता है थीटा वहाँ होगा u cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो होगा u sin थीटा। सिंपल। अब ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ से यहाँ पर आने में ऑब्जेक्ट ने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी, जिसको मैं r से डिनोट करूँगा, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेंज। सिंपल, ये मैं आपको बता चुका हूँ वैसे, या उसको आप हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोल सकते हो, एक ही बात है। टॉप वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ c। मैंने इस टॉप वाले पॉइंट को क्या मान लिया? c मान लिया। नाउ अब ध्यान से देखना, मुझे एक चीज़ बताओ, x डायरेक्शन में, अब देखो मोशन को मैं x डायरेक्शन, अब मैं मोशन को x डायरेक्शन में देख रहा हूँ। x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या होगी? u cos थीटा होगी ना। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। x डायरेक्शन में एसिलेशन क्या है? 0। भाई x डायरेक्शन में कोई एसिलेशन तो है ही नहीं। एसिलेशन तो y डायरेक्शन में है ना, वो भी डाउनवर्ड। x डायरेक्शन में तो कोई एसिलेशन है ही नहीं, तो x डायरेक्शन में एसिलेशन क्या हो जाएगा? 0। और क्या है, ध्यान से देखो। हाँ, अब देखो सुनो, मैंने मोशन को कहाँ से कहाँ तक कंसीडर करा है? मैंने पूरा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करा है। इस बार मैंने मोशन को a से b तक कंसीडर करा है, मतलब मैंने पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करा है। मैंने मोशन को a से b तक कंसीडर करा है। सो A से B तक आने में प्रोजेक्टाइल को कितना समय लगा? अरे टी टाइम लगा ना, टी टाइम, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं। समझ गए ना? हाँ। सो अब जरा एक काम करो, अब न्यूटन की इक्वेशन लगाओ x डायरेक्शन में, अप्लाइंग न्यूटन्स इक्वेशन इन x डायरेक्शन। सो ये हो जाएगा, कौन सी वाली लगाओगे भाई? पहली वाली लगाओ, नहीं दूसरी वाली लगाओ। s इक्वल्स टू ut प्लस के हाफ at स्क्वायर। अब न्यूटन की इक्वेशन हम किस में लगा रहे हैं? x डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना। तो देखो मेरे कहने का मतलब ये था, जब हम x डायरेक्शन में न्यूटन की इक्वेशन लगाएंगे ना, तो x डायरेक्शन में लगाएंगे, y के साथ मिक्स नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर x यहाँ पर y, ऐसा मत कर देना, ये गलत हो जाएगी। समझ गए ना? सो अप्लाइंग न्यूटन इक्वेशन इन x डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा sx इज इक्वल्स टू ux t प्लस के हाफ ax t का स्क्वायर। नाउ अब x डायरेक्शन का जो एसिलेशन है वो क्या है? 0। x डायरेक्शन में तो कोई एसिलेशन है ही नहीं। सो Sx क्या है हमारा? Sx हमारा क्या है? Sx हमारा है Sx हमारा क्या है? Sx हमारा r है ना, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। Sx हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, एंड दैट इज r। भाई जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा, जब ऑब्जेक्ट a से b तक आएगा, तो ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ऑब्जेक्ट की x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अरे जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो ऑब्जेक्ट की x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? x डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ? दैट इज r। यही तो Sx है। सो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी r। हाँ, ux क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, दैट इज u cos थीटा। और t हमारा क्या है? t हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। सो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकाला था पीछे, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u साइन थीटा बाई जी। समझ गए ना? सो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r इक्वल्स टू हो जाएगा u इंटू यू, क्या हो जाएगा? u का स्क्वायर। अब देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला? मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा हो, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, या फिर मैं चलो फॉर्मूले को यहाँ पे चलो ये लिख देता हूँ, सही है। हाँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला,
साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लास 11th में थर्ड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर है ना या सेकंड चैप्टर, आई थिंक सेकंड चैप्टर में होगा। हाँ, सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। अगर नहीं पढ़ा तो भाई फिर ये याद कर लो आप। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा, जी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। सो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज का, मैक्सिमम हाइट का और रेंज का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आपको याद रखना, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, हमने यहाँ पर मोशन को ए से सी तक कंसिडर करा है, हमने यहाँ पर मोशन को ए से सी तक कंसिडर करा है। और देखो ए से सी तक जाने में, ए से सी तक जाने में ऑब्जेक्ट कितनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, भाई जब ऑब्जेक्ट ए से सी तक आएगा तो ऑब्जेक्ट कितना ऊपर गया, एच हाइट तक ऊपर गया ना। देखो देखो सी पॉइंट पे बैठ के देखो, सी पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट बैठा होगा तो ऑब्जेक्ट ने कितनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करी, एच कवर करी ना, एच ऊपर देखो एच। और ऑब्जेक्ट कितना आगे बढ़ा होगा, r/2। वैसे मैंने एक्स्ट्रा में आपको बता दिया, जो ऑब्जेक्ट ए से सी तक आया होगा तो ऑब्जेक्ट कितना आगे बढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, r/2। समझ गए ना। और जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक आया होगा, जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक आया होगा तो ऑब्जेक्ट की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। जो ऑब्जेक्ट ए से बी पर आया होगा, इस तरीके से होगा ना, इस तरीके से ऑब्जेक्ट इस तरीके से आया होगा ए से बी तक, तो ऑब्जेक्ट की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, r। अब ये धीरे धीरे करके आपको क्लियर होगा, समझ गए ना। सो आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और आपको ये फाइनली ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, हॉरिजॉन्टल रेंज वाला, कि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। सो ये तीनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये, कैसे करोगे इसको, ध्यान से देखो। एक बॉल को हमने क्या करा है, एक बॉल को हमने थ्रो करा है एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री। आपको हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करनी है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट से स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यही तो फॉर्मूला है। सो अब एक इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 5। साइन थीटा क्या है, थीटा है हमारा 37 डिग्री, साइन 37। और g की वैल्यू कितनी होती है, 10। सॉल्व कर लोगे इसको आप, 5 टू या 10, 10 से 10 कट जाएगा। साइन 37 की वैल्यू क्या होती है, आई थिंक 3/5 होती है ना, 3/5। और क्या बचेगा, बस 3/5 ही बचेगा। तो ये आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देख लेना, साइन 37 की वैल्यू शायद 3/5 ही होती है, हाँ। तो ये आंसर होगा ना, 3/5 सेकेंड, 3/5 सेकेंड। इससे तो ये कर दिया, हाँ। अब इसको देखो, यू स्क्वायर, यू की वैल्यू क्या है, 5, है ना, 5। सो 5 का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 37 डिग्री, डिवाइडिंग बाई 2g। सॉल्व कर लेना इसको आप, ठीक है। ऐसे आप रेंज निकालोगे। सो रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सो यू की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा तो ज़्यादा हो जाएगा, साइन 2 थीटा साइन 74 हो जाएगा। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, क्या मैं साइन 2 थीटा को, मैंने आपको पीछे बताया था ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। हाँ, अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
25 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन क्या मैं साइन थीटा की जगह पर 37 लिख सकता हूँ यहाँ पर? हाँ, साइन 37 की वैल्यू क्या होती है? 3/5 आई थिंक यही होती है ना, 3/5। साइन 37 की वैल्यू क्या होती है? 3/5। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 3 × 6.6 और एक बार साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 यानी कि 0.7। हाँ सही है, यही होगी। हाँ, और cos 37 की वैल्यू क्या होती है? 4/5। ये याद कर लेना, सिंपल है वैसे ही वैल्यू जो है ये। मैं आपको वैसे बता देता हूँ थोड़ा सा, चलो मैं ट्रायंगल से थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो सुनो, ये आपको याद रखना है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल 90। ध्यान से देखो, अगर देखो ये वाला एंगल 37 डिग्री है, ये याद रखना, अगर ये वाला एंगल 37 डिग्री है तो ये वाला एंगल 53 डिग्री, ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल हमारा 53 डिग्री होगा। सो इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर सपोज हाइपोटेनियस 5 है और बेस 3 है और परपेंडिकुलर सपोज 4 है, होगा भी? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं होने का। भाई ये तो नीचे होगा ना, तो हाइट तो छोटी होगी, ये ज़्यादा होगी। हाँ ये सही है, ये 3 होगा, ये 4 होगा। ये 4 नहीं होने का, ये 4 और ये 3 नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का। अभी शायद मैंने ये लिख दिया था, शायद मैंने इसको 4 लिख दिया था, इसको 3 लिख दिया था। नहीं ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा? ये तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स नहीं बता रहा मैं। हाँ, ये इसको मैं ले लेता हूँ 3। अरे एंगल 45 से कम है ना, एंगल देखो 45 से कम है, तो ये वाली हाइट कम होगी और ये ज़्यादा होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, 3 से ज़्यादा होगा। सुनो, अब देखो यहाँ पर साइन लिखो, साइन 37 लिखो। चाहे तो आप साइन 37 लिखो, चाहे आप यहाँ पर साइन 53 लिखो। दोनों की साइन 53 नहीं, कॉस 53। चाहो तो आप साइन 37 लिखो, चाहे कॉस 53 लिखो। दोनों की वैल्यू क्या आएगी? दोनों की वैल्यू आएगी 3/5। ऐसे ही चाहो तो आप कॉस 37 लिखो या फिर आप साइन 53 लिखो। दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 4/5। दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 4/5। ये आपको याद रखना है, इसको भी याद रखो, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ये मैंने आपको बता दिया। अबे सही बताया ना भाई, साइन 37 की वैल्यू 3/5, साइन कॉस 37 की वैल्यू 4/5। हाँ सही है, ये याद रखना है आपको, सही ना? इसको याद रखना। सो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। टाइम कितना बच रहा है? अभी बहुत कम टाइम बच रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा? एक बॉल को हमने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका। ये हमारी बॉल है, नहीं ये हमारी बॉल नहीं है। हाँ ये हमारी बॉल है, हमने यहाँ से किसी बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री। तो आपसे पूछा है एक्सप्रेस इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बतानी है किसमें? वेक्टर फॉर्म में। सो तेज़ी से करते हैं। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा हमारा? 50 cos 37, ये तो होगा। और वाई कंपोनेंट हमारा क्या होगा? 50 sin 37, यही तो होगा। हाँ चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। cos 37 की वैल्यू क्या है? अभी हमने निकाली है, शायद 4/5 है ना, 4/5। सो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। सॉरी नीचे मैंने गलती से 5 लिख दिया, 50 होगा। 50, यहाँ भी 50, ये हो जाएगा 50 cos 37। हाँ, cos 37 की वैल्यू क्या है? 4/5। तो 5 तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 40, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है एक्स डायरेक्शन में? 40 मीटर पर सेकेंड। और साइन 37 की वैल्यू क्या आती है? 3/5। 5 से ये कट जाएगा, 10 बचेगा। 10 × 3 कितना बचेगा? 10 × 3 30। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वाई डायरेक्शन में? 30 मीटर पर सेकेंड। हाँ 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा है?
अब देखो सुनो, प्रोजेक्टाइल को हम जितने एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था ना, प्रोजेक्टाइल को हम जितने एंगल से क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो और ग्राउंड को टच करने वाला होगा, तो ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले प्रोजेक्टाइल वही एंगल बनाएगा जितने एंगल से हमने प्रोजेक्टाइल को क्या करा था, लॉन्च करा था। अगर सपोज हमने प्रोजेक्टाइल को 37 डिग्री एंगल से लॉन्च करा था, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, 37 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 37 डिग्री बनेगा। समझ गया ना। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, अगर मैंने प्रोजेक्टाइल को 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो यहाँ पर भी प्रोजेक्टाइल जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को जस्ट टच करने वाला होगा, तब भी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड होगी। समझ गए ना, ये याद रखना। हाँ, सो अब देखो यहाँ पर जब आप क्या करोगे, जब आप यहाँ पर जब आप इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे, तो ये x कंपोनेंट क्या होगा, ये x कंपोनेंट होगा 50 cos 37, और 50 cos 37 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ना 40 होगी। वैसे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 40 है, x डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी 40 है, तो यहाँ पर भी 40 होगी ना, क्योंकि x डायरेक्शन है। अब सुनो, ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, 50 साइन, ये होगा ना 50 साइन 37, 50 साइन 37 की वैल्यू क्या है, 30। वैसे भी ये दोनों वेलोसिटीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। प्रोजेक्टाइल को हमने जितनी वेलोसिटी से लॉन्च करा, जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को टच करने वाला होगा, उसकी वेलोसिटी उतनी होगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो v इक्वल्स टू क्या है, आपसे पूछा है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बतानी वेक्टर फॉर्म में। सो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। सो ये हो जाएगा हमारा ux i कैप प्लस के uy j कैप। सो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ध्यान से देखो, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है हमारी, 40 है ना। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 40, तो ये हो जाएगा 40 आई कैप। और यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है, 30, सो ये हो जाएगा 30 जे कैप, 30 जे कैप हो जाएगा ना। ये इसको ये हमारी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हमारी है पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो ये याद रखें, वैसे तो हम यही लेके चल रहे हैं। हाँ, सो ये तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब फाइनल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v, फाइनल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v। सो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। सो ये ध्यान से देखो, v वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस के वी वाई जे कैप। वी एक्स क्या है हमारा, वी एक्स है हमारा फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। देखो एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, 40। भाई एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, 40, सही है ना। हाँ, वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, 30, माइनस के 30, नीचे है ना, नीचे है तो माइनस के 30, सही हो जाएगा माइनस के 30 जे कैप। सो ये हमारी है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आ गया और ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। सो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो इसके तीनों पार्ट्स पे आपको करना है। ये कह रहा है फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन की 2 सेकंड के बाद आपको क्या करना है, वेलोसिटी वेक्टर बताना है और स्पीड बतानी है किसकी, पार्टिकल की। देखो ध्यान से देखो, मान लो मैंने यहाँ पर किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका, सॉरी मैंने यहाँ पर किसी पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो मैं क्या करता हूँ, इस 50 मीटर पर सेकंड को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ। तो ये हो जाएगा 50, ये तो मैं निकाल चुका हूँ ना पर, अरे ये तो हम निकाल चुके हैं। ये कितना आ रहा था, ये इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी आ रही थी, 40। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन कितनी आ रही थी हमारी, कितनी हमने निकाली थी, 30। सो अब देखो सुनो, मान लो 2 सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ पर आ गया, 2 सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ पर आ गया, तो अब पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड आफ्टर 2 सेकंड्स ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के 2 सेकंड के बाद आपको बताना है। अब देखो सुनो, ध्यान से देखो, वाई डायरेक्शन में
वाई डायरेक्शन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वाई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू वाई क्या होगी, यू वाई इक्वल्स टू 30। वाई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 30 होगी ना। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस के जी होगा। और क्या है, इस वेलोसिटी वेक्टर आपको बताना है, वेलोसिटी वेक्टर स्पीड बतानी है आपको किसमें, आफ्टर 2 सेकंड के बाद। ओके, फाइनल वेलोसिटी आपकी जो होगी ऑब्जेक्ट टू यहाँ से आधा करने में कितना टाइम लगा है, सॉरी टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू 2 है ना, 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है, 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है। सो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल्स टू यू प्लस के ए टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस के ए टी। सो आई एम अप्लाइंग न्यूटन्स इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन, सो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस के ए वाई टी हो जाएगा। हाँ, सो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन किसके इक्वल होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी वाई डायरेक्शन में 30, और ए वाई क्या है, माइनस की जी है ना। टी क्या है, टी की वैल्यू 2 सेकंड, अरे 2 सेकंड के बाद आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है ना। सो वी वाई क्या आ जाएगा, वी वाई आ जाएगा, जी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10, जी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, सो वी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। सो 2 सेकंड के बाद वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रही है कितनी आ रही है, 10 आ रही है ना। और मुझे एक चीज़ बताओ, 2 सेकंड के बाद एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, अरे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, 30 होगी ना। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एक्स डायरेक्शन में, 30, और वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन में कैसी है, कांस्टेंट, तो 2 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी कितनी होगी, 30 होगी ना। सो वी एक्स हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, 30 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप, यानी कि 30 आई कैप प्लस के 10 जे कैप। सिंपल है ना, ये 30 हमने सही निकाल लिया, और 30 तो ये है, यू वाई तुम्हारी 30 है, ये तुम्हारी 30, ठीक है, तो जा ये तो 10 है, सॉरी गलत हो गया, मैं तभी देख रहा था, हाँ गड़बड़ हो गया। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 40 है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, 40। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 40 है ना। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 40, मतलब यू एक्स क्या है, यू एक्स हमारा 40। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 40, तो 2 सेकंड के बाद भी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, 40 होगी ना। अरे 2 सेकंड के बाद भी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, 40 होगी ना। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। सो ये है हमारा वेलोसिटी वेक्टर। नाउ हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट में हमसे ये बोल रहा है आपको निकालना है फाइंड एंगल ऑफ द बॉल मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 सेकंड्स। 2 सेकंड के बाद बॉल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है। मान लो 2 सेकंड के बाद बॉल यहाँ पर आ गई, तो 2 सेकंड के बाद बॉल कितना एंगल बनाएगी, 2 सेकंड के बाद बॉल कितना एंगल बनाएगी, 2 सेकंड के बाद बॉल कितना एंगल बनाएगी। ध्यान से देखो, आपसे ये पूछ रहा है, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, मैं इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, देखो ये अल्फा मान लो, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ। मान लो 2 सेकंड के बाद बॉल ने अल्फा एंगल बनाया, तो आपसे ये अल्फा एंगल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। बहुत सिंपल है निकालना इसको, ध्यान से देखो। tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, tan अल्फा हमारा होता है वी वाई इंटू वी एक्स, या इसको आप लिख सकते हो यू वाई इंटू यू एक्स, एक ही बात है, कैसा भी लिख दो। वी वाई हमारा क्या है, वी वाई हमारा tan है, सॉरी ना गड़बड़ हो गया, नहीं
यू वाई अपॉन यू एक्स नहीं लिखना, 2 सेकंड के बाद आपसे पूछा है, आपसे 2 सेकंड के बाद पूछा है, तो हम लिखेंगे वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में, देखो 10 है ना, 10 कितनी है 10, और 2 सेकंड के बाद एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वो तो कांस्टेंट है 40। सो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 10 0 से 0 काट देना तो बचेगा 1/4, समझ गए ना। सो ये आ गया 2 सेकंड के बाद बॉल इतना एंगल बनाएगी, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपसे क्या पूछा है, ये थर्ड नहीं है सॉरी, ये फोर्थ है, ये जो है हमारा फोर्थ है, ये है थर्ड, ये है हमारा सेकंड, ये है हमारा फोर्थ। हाँ अब ये कह रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है 2 सेकंड के बाद। देखो पहले बॉल यहाँ पर थी, 2 सेकंड के बाद बॉल यहाँ पर आ गई, तो बॉल ने कितनी हॉरिजॉन्टल, बॉल ने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी, या मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, जब बॉल यहाँ से यहाँ पर आई तो बॉल ने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करी, जिसको मैं बोलूँगा, जिसको मैं लिखूँगा एस एक्स। ऐसे ही जब बॉल यहाँ से यहाँ पर आएगी तो बॉल ने कितनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करी, जिसको मैं एस वाई मान लेता हूँ, समझ गए ना। ये है मेरा एस वाई और ये है मेरा एस एक्स, सिंपल। तो आपको एस वाई और एस एक्स आपको निकालना है, बहुत सिंपल है ये, ध्यान से लिखना। देखो एस वाई का फॉर्मूला क्या है, एस वाई इक्वल्स टू आई एम अप्लाइंग न्यूटन्स इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन, सो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस के हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो एस वाई इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू, यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है 30, ये देखो 30 है। अब टी की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि 2 सेकंड के बाद आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड्स ऑफ प्रोजेक्शन, 2 सेकंड के बाद आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, प्लस के प्लस को चलो मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, प्लस के हाफ ए वाई क्या है, एसेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, माइनस की जी, जी की वैल्यू मैंने क्या ली है 10, जी को मैंने 10 माना है कैलकुलेशन के लिए, फॉर सिंपल कैलकुलेशन जी की वैल्यू मैंने क्या मानी है 10, टी क्या है मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। सो एस वाई फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस के 2 से 2 ये कट जाएगा तो ये बचेगा 20, तो एस वाई मेरा आ जाएगा 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है मेरा 40 मीटर, यानी कि ये जब 2 सेकंड के बाद जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा तो पार्टिकल ग्राउंड से कितना ऊपर था 40 मीटर ऊपर था। अब एस एक्स निकालो, एस एक्स निकालो। सो आई एम अप्लाइंग न्यूटन्स इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, सो एस एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो सुनो, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस यू एक्स टी प्लस के हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। एसेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है 0, एक्स डायरेक्शन में कोई एसेलेरेशन तो है ही नहीं। हाँ सो एस एक्स क्या हो जाएगा, एस एक्स इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, यू कॉस थीटा, यानी कि 40 है ना 40, टी की वैल्यू क्या है 2, तो ये आ गया 80 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू एस एक्स आई कैप प्लस के एस वाई जे कैप। एस एक्स क्या है मेरा 80, तो 80 आई कैप प्लस के 40 जे कैप, समझ गए ना। सो ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड्स। दो सेकंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो ये होगा। सो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ इसने बोला है फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड द इफ द हाइट इज इक्वल्स टू रेंज, अगर हाइट रेंज के इक्वल है,
अगर हाइट रेंज के इक्वल है, फाइंड एंगल, एंगल फाइंड आउट करना है आपको। हाइट का फॉर्मूला क्या है, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही तो फॉर्मूला है। हाँ, यहाँ पर यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, अब कॉस मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन, ये किसके इक्वल होगा, 2 के तो इक्वल होगा, सही लगाया ना फॉर्मूला। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 2, थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 2, समझ गए ना। सो इसको आप नोट कर लो, चेक कर लेता हूँ भाई सब कुछ सही चल रहा है ना। हाँ जी, अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे, सब कुछ ठीक चल रहा था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक हुई ध्यान से देखो, इसलिए मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कुछ मिस्टेक हुई है। हाँ देखो, ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इस 2 की मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया, समझ गया ना। सो 2 2 जो हो जाएगा 4, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 4, अब सही है। सो नोट कर लो, सिंपल है, सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। हाँ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड इफ हाइट कितनी गिवन है आपको, हाइट कितनी गिवन है, हाइट गिवन है 30√3, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी गिवन है, हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है 120 मीटर, ये तो गिवन है। हाँ, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। हाइट का फॉर्मूला क्या है, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, किसके इक्वल है, 30√3 के, यही तो है। अब ध्यान से देखो, मैं एक काम करता हूँ, क्या करोगे बे, ये है 30√3, कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं, अब रेंज और देख लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या है, ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, किसके इक्वल है, 120 के। हाँ चलो ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, दोनों को कर दो डिवाइड, अभी तो डिवाइड नहीं करेंगे। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 32 या 60 हो जाएगा 60g√3, इसको मैं मान लूँगा फर्स्ट। और ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ इसको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जी की कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 120g, 2 से 120 को काट दो तो बचेगा 60, तो ये हो जाएगा, सो ये हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60g हो गया ना, 60g। इसको मान लेता हूँ मैं सेकंड। अब एक काम करो, डिवाइड कर दो, फर्स्ट को डिवाइड कर दो किससे, सेकंड से, जाओ फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाई ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 120/60, 120 अपॉन सॉरी ये है तुम्हारा, नहीं इससे डिवाइड हो रहा है ना, कहाँ गया, ये रहा 60g
60g√3 अपॉन, ये कितना बचा, ये बचेगा 60g, काटा पीटी करते हैं हम, तो 60g गया, साइन से ये वाला एंगल गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, साइन अपॉन कॉस आ गया मेरा tan इक्वल्स टू √3। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, समझ गए ना। तो एंगल क्या आ गया, एंगल आ गया 60 डिग्री, करेक्ट है। हाँ, अब एक काम करना, इसको कहीं भी पुट कर देना, चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना, चाहो तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना। यू मेरा आ जाएगा 37, कितना आएगा भाई, 37.22 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा, किसी में पुट कर देना, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। आगे बढ़ते हैं, एक बार आप देख लो तो क्या हो गया सर, अब क्या हो गया कि सर आपने एक बार देख लो उसको, तो क्या हो गया सर आपने बीच में ही हमको रोक दिया। ये देख लो, नोट कर लो उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, सिंपल है ये। फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है। आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है, किसका, वेलोसिटी का। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वी क्या है, वी एक्स इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी का है, इनिशियल वेलोसिटी का पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर 6 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी का आपको वर्टिकल कंपोनेंट कितना दे रखा है, 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, इसने बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ये सब निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी होगी यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस के यू वाई का स्क्वायर, यही तो होगी। अरे ध्यान से देखो, हमने मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका, कितनी वेलोसिटी से फेंका, सपोज हमने u वेलोसिटी से फेंका, तो यू एक्स क्या होगी, यू एक्स उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में, और यू वाई होगी उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में। तो आपको अगर u निकालना है तो u कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे ना, यू एक्स का स्क्वायर प्लस के यू वाई का स्क्वायर, समझ गए ना। और चाहो तो इसको u को यहाँ से हटाओ, स्क्वायर को यहाँ से हटाओ, और इसकी जगह पे क्या लगा दो, अंडर द रूट लगा दो, ऐसे तो निकालोगे। हाँ, सो u हमारा हो जाएगा u इक्वल्स टू यू एक्स का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, और उसको अंडर द रूट कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, समझ गए ना। अगर यू एक्स हमारा 6 है, अगर ये 6 है और ये हमारा कितना है, ये 8 है, तो ये इसको जो हम निकालेंगे 6 का स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर का अंडर द रूट करके, तो ये आ जाएगा 10, समझ गए, सिंपल। हाँ, सो आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, ये सब आपको निकालना है, बहुत सिंपल है। सो टाइम, पहले तो थीटा निकालो, पहले थीटा निकालो। थीटा कैसे निकालोगे, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा हमारा होता है यू वाई अपॉन यू एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, सो यू वाई कितना है 8 और यू एक्स कितना है 6, यही तो है। तो ये आ जाएगा 4/3, तो एंगल हमारा आ गया 4/3, ठीक है ना। सॉरी, एंगल 4/3 नहीं, tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/3, तो एंगल हमारा आ जाएगा एंगल हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, यही तो हमारा एंगल आ गया, समझ गए ना। ये हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया। वैसे 4/3 किसकी वैल्यू होती है, ये 37 की वैल्यू होती है ना। हाँ, 37 होता है ना, परपेंडिकुलर ना 53 इसको अगर आप निकालोगे ना तो पता कितना आएगा, थीटा आएगा 53 डिग्री। थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा 53 डिग्री, थीटा हमारा आएगा 53 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप चाहो तो साइन और कॉस भी निकाल सकते हो, यहाँ से आप चाहो तो साइन और कॉस भी निकाल सकते हो। अगर देखो एक चीज़ देखो आप, tan थीटा हमारा क्या है, tan थीटा हमारा है 4/3 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, तो हाइपोटेनियस कितनी आएगी, हाइपोटेनियस आएगी 5, हाइपोटेनियस आएगी 5। तो फिर कहने का मतलब हाँ, कहने का मतलब साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनियस 5, तो 4/5 हो जाएगा ना। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 3/5,
यू में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, समझ गए ना, आगे इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, सो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा फॉर्मूला है, मैं एक कम कर लेता हूँ, मैं इसको भी यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना, चलो ऐसे कर देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन जी। 2u कितना है, u हमारा 10, u हमारा 10 है ना, तो 2 इंटू 10 साइन थीटा अपॉन जी, साइन थीटा अपॉन जी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5, 4/5, 4/5, और जी की वैल्यू कितनी है 10, समझ गए ना, तो 10 से 10 कट गया और ये हो जाएगा 1.6 सेकेंड। सॉल्व कर लेना, 1.6 सेकेंड आएगा, समझ गए ना। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब क्या निकालना है आपको निकालनी है रेंज। फर्स्ट आ गया ना, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ गया। सेकंड आपको क्या निकालनी है, आपको रेंज निकालनी है, रेंज, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यही तो फॉर्मूला है। यू कितना है, यू है मेरा, ध्यान से देखो यू कितना है, ये रहा, यू है मेरा 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू कितनी है 4/5, 4/5 को 2 बार लिख दो 4/5, और ये 2g है, सॉरी, और डिवाइडिंग बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, तो 2 × 10, ये तो होगा। हाँ, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा मेरा, कैसे सॉल्व करोगे भाई, 5 5 या 25, 25 चौके 100, और 2 2 जा, ये होगा ना। हाँ, सो ये आ जाएगा h = हो जाएगा 4 4 या 16, 16 to 32, यानी कि 3.2 मीटर, ये आ गया, समझ गए। अब थर्ड मेरे को क्या निकालना है, थर्ड मेरे को निकालना है, मैक्सिमम हाइट तो आ चुकी है, थर्ड मुझे निकालना है, क्या निकालना है, नहीं मैक्सिमम हाइट ना, ये मैक्सिमम हाइट है ये। हाँ, तो रेंज निकालनी है, थर्ड हमको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और यू क्या है हमारा, यू हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस, सॉरी साइन 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। हाँ, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 2, साइन थीटा की वैल्यू 4/5, कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, तो ये हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 डिवाइडिंग बाय जी की वैल्यू कितनी है 10, 5 5 या 25, काटा पीटी करते हैं अब, 5 5 या 25, 25 चौके 100, बस हो गया, 4 2 जा 8, नहीं 4 4 जा, ऐसा करते हैं, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 32 3 जा कितना होता है, 96, यानी कि 9.6 आ रहा है, 9.6। चेक करना पड़ेगा भाई आंसर, आंसर आ रहा है मेरा 9.6 मीटर, ये आ रहा है रेंज का फॉर्मूला। हाँ सही है, करेक्ट है, सारा करेक्ट है। इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ये सब क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, जैसे देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसने बोला है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, आपको फिगर भी गिवन है, एक बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, आपने इस पॉइंट ए से क्या करा, किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से, एट एन एंगल 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया है बॉल ने, 60 डिग्री, एट हाईएस्ट पॉइंट बी। आपको बता भी दिया क्वेश्चन में कि भाई हाईएस्ट पॉइंट बी पर ऑफ द पाथ द वेलोसिटी वी ऑफ द बॉल विल बी, इस हाईएस्ट पॉइंट पर बी की वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो सुनो, हम क्या करते हैं, हम इस इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, 20 मीटर पर सेकंड को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करो, तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 60। वर्टिकल कंपोनेंट लिखने की वैसे आपको जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से देखो, हम मुझे एक चीज़ बताओ, जो ये 20 cos 60 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और वेलोसिटी जो होती है एक्स डायरेक्शन में कैसी होती है, कांस्टेंट। भाई हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी ना। तो जितनी वेलोसिटी इस ए पॉइंट पर होगी
एक्स डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी ए पॉइंट पर होगी बी पॉइंट पर भी वेलोसिटी सेम होगी ना भाई। वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कांस्टेंट। तो ये भी हमारी क्या होगी, ये भी हमारी 20 cos 60 होगी ना, 20 cos 60। ये भी हमारी क्या होगी 20 cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। वैसे भी बी पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो कैसे होगी, जीरो होगी। बी पॉइंट पर केवल एक ही वेलोसिटी होगी और वो कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सो आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको आप, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी कह रहा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी। एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट करा 10 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, तो आपसे स्पीड पूछा है हाईएस्ट पॉइंट पर। सो ट्राई कर लो। सो आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। हाँ, अब ध्यान से देखो, मान लो मैंने किसी बॉल को यहाँ से क्या करा, यहाँ से फेंका। मान लो मैंने किसी बॉल को यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो आपसे पूछा है इस हाईएस्ट पॉइंट पर, आपसे पूछा है कि भैया इस हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0। हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल की केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल की केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है। और वो क्या होती है, वो तो हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हर जगह कांस्टेंट होती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो बच्चे गलती क्या करेंगे, बच्चे देखेंगे एंगल क्या है, एंगल 60 डिग्री है, तो बच्चे यहाँ पर इस एंगल को क्या ले लेंगे, 60 डिग्री ले लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत क्यों होगा। देखो ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना गलत क्यों होगा। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि बॉल ने 60 डिग्री का एंगल बनाया है वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री एंगल नहीं बनाया है बॉल ने वर्टिकल डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाया है। मतलब कहने का मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। समझ गए ना। अब चाहो तो आप ऐसा कर लो, 90 में से 60 को माइनस कर दो तो ये 30 हो जाएगा, ऐसे कर लो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये वाला एंगल 60, भाई ये 60, तो जिधर है 60 वहां आएगा u cos 60, मतलब tan cos 60, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वहां आएगा tan sin 60। चाहो तो आप ऐसे कर लो, ये भी करेक्ट है, ठीक है। या आप या आप और कैसे कर सकते हो, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप क्या करो, ध्यान से देखना भाई, ये वाला एंगल अगर 60 है, ये पूरा कितना, ये पूरा 90 है, पूरा एंगल 90 में से 60 को माइनस कर दो तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला एंगल बचेगा 30। समझ गए। सो अब इस 10 मीटर पर सेकंड को, अब इस 10 मीटर पर सेकंड के 10 मीटर पर सेकंड को कंपोनेंट्स में डिवाइड करो, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करो। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 10 sin 30। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो 10 cos 30 है, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट की जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, वो हर जगह कांस्टेंट होती है। तो टॉप पर इस वाले पॉइंट पर भी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ये होगी ना 10 cos 30, क्योंकि हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कैसी होगी, 10 cos 30 होगी ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ जाएगा 5√3, ये आ जाएगा 5√3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए ना। अरे हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी ना, आगे हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो ये होगी 5√3। यहाँ भी 5√3 होगी, यहाँ भी 5√3 होगी, और यहाँ पर भी जो आगे बढ़ने वाली वेलोसिटी, यहाँ भी 5√3, यहाँ भी 5√3। हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। समझ गए। सो ऑप्शन हो गया बी। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी बोल रहा है ये 2026 का क्वेश्चन है। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकेंड
व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये कह रहा है आपने किसी प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री से फेंका विद द हॉरिजॉन्टल, स्पीड जो है प्रोजेक्टाइल की 20 मीटर पर सेकेंड है। कब? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन 45 डिग्री है, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। मतलब जब प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री का एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तब स्पीड कितनी है प्रोजेक्टाइल की? 20 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे पूछा है द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल स्पीड आपसे पूछी है। सिंपल है, देखो ध्यान से देखो। मान लो यहाँ पर कोई प्रोजेक्टाइल था, मान लो यहाँ पर कोई प्रोजेक्टाइल था जिसको मैंने u वेलोसिटी से फेंका एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री। अब ये कह रहा है, देखो यहां से पढ़ो, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन 45 डिग्री। अब देखो सुनो, जब प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री का एंगल बनाता है, जब प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल के साथ, जब प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है कुछ इस तरीके से, तो प्रोजेक्टाइल की स्पीड क्या होती है? तो प्रोजेक्टाइल की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? अब ये पूछ रहा है, इनिशियल स्पीड आपसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। u की इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी? u, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? u cos 60, ये होगा ना u cos 60। ऐसे ही 20 मीटर पर सेकेंड जो ये वेलोसिटी है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? इसका एक्स कंपोनेंट होगा 20 cos 45। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? भाई दोनों वेलोसिटीज क्या है? दोनों हमारी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? सेम। भाई एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? सेम है ना। कहने का मतलब u cos 60 जो होगा, ये इसके इक्वल होगा ना 10 cos 45 के इक्वल होगा। सिंपल। तो cos 60 की वैल्यू क्या है? cos 60 की वैल्यू है 1/2, और cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा, जब फाइनली आ जाएगा 20√2 आ जाएगा, 20√2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए ना? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, मतलब सेम होगी। सो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट ए स्पीड 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ऑफ द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट। बहुत सिंपल है, मैक्सिमम हाइट बताना है आपको। ध्यान से देखो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है h = u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 280, तो 280 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन, कितने एंगल से हमने प्रोजेक्ट करा? 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करा ना, हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है प्रोजेक्ट बुलेट ने? 30। तो साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर 30 डिवाइडिंग बाय 2g। जी की वैल्यू में क्या, जी की वैल्यू क्या लेनी है आपको? 9.8। 10 ले लोगे उससे भी आंसर वैसे आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा फिर उससे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 280 मल्टीप्लाई बाय 280 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 डिवाइडिंग बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो जब इसको वैसे सॉल्व करना बहुत आसान है। पॉइंट को यहाँ से काटो और 10 की मल्टीप्लाई करो, काटा पीटी करो, तो ये हो जाएगा 4 से काटो, 4 7 या 28 0। अब किससे काटोगे? 7 से काटो, 7 10 जा 70, 7 में जा 7, 7 4 जा 28, 14 2 जा 20, 14 2 या 20 और 0 आ जाएगा। 2 से 10 कट गया, देखो 3 10 है, एक 10 ये रहा, एक 10 ये रहा, एक 10 ये रहा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 मीटर।
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल है, सिंपल है। सो बस कैलकुलेशन थी, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपसे ये बोल रहा है, आपने क्या करा है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है आपसे। चलो अब टाइम थोड़ा कम, चलो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। आपसे बोल रहा है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर। मतलब मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जो कि आपको गिवन है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितनी गिवन है? 136 मीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन हाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। किसके इक्वल है? 136 मीटर के। इसने बोला है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर। मतलब मैक्सिमम हाइट जो कि एक बॉल है, कोई मैन है, कोई आदमी है, तो मैक्सिमम हाइट जिस तक जो वो आदमी है उसको फेंक सकता है बॉल को, वो कितना है आपको? 136 मीटर गिवन है। कितना गिवन है? 136 मीटर गिवन है। आपसे बोला है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। तो मुझे एक चीज़ बताओ, कहने का मतलब कोई ये बॉल है, तो कोई आदमी इस बॉल को मैक्सिमम कितनी हाइट तक फेंक सकता है? डायरेक्टली ऐसे फेंक दो, इस तरीके से फेंक दो, समझ गए ना? डायरेक्टली इस तरीके से फेंक दो उसको, ठीक है? तो ये आपको गिवन है, ये कितनी गिवन है आपको? आपने बॉल को डायरेक्टली ऊपर ही उछाल दिया। ये कितनी गिवन है आपको? 136 मीटर गिवन है। तो ये बॉल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 बनाएगी ना, 90 बनाएगी। तो यहाँ पर थीटा की जगह आप क्या रख दोगे? यहाँ पर थीटा की जगह आप रख दोगे 90। सो यू स्क्वायर बाई जी, मैं जी को नीचे रहने देता हूँ और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 272। जहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 272। इसको मान लो आप फर्स्ट। अब क्वेश्चन को आगे देखो, यहाँ से देखो, एकदम आपसे पूछा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। भाई यहाँ पहले तो हमने बॉल को ऐसे उछाला ऊपर की साइड, अब ये बोल रहा है कि हमने बॉल को मतलब वो जो आदमी है, उस आदमी ने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी है उसी सेम बॉल को फेंकने में, और वो भी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है, वो भी आपसे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है। मतलब हम उस आदमी ने क्या करा है, उस आदमी ने उस सेम बॉल को इस तरीके से फेंका है, उस सेम बॉल को इस तरीके से फेंका है, और आपसे पूछा है कि भाई बॉल मैक्सिमम कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, यहाँ से फेंका है, ठीक है? सो अब कितने एंगल से फेंका है? मैं मान लेता हूँ थीटा एंगल से फेंका है, मैं मान लेता हूँ थीटा एंगल से फेंका है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? दोनों की सेम होगी, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं होने का। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो एक चीज़ सुनो, अगर आपको आर को मैक्सिमम करना है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमम करना है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। साइन 2 थीटा की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। कब? जब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी। और साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? जब 2 थीटा 90 के इक्वल होगा। 2 को यहाँ डिवाइड कर दो तो थीटा कितना होगा? 45 डिग्री होगा। मतलब ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल होगा 45 डिग्री। समझ गए ना? हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा भी समझ गए, बहुत है। सो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। यू स्क्वायर अपॉन जी क्या है? यूजिंग फर्स्ट 272, यू स्क्वायर अपॉन जी है ना 272, तो मैक्सिमम रेंज क्या आ गई? मैक्सिमम रेंज हमारी आ गई 272 मीटर। सो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अरे देखो क्या हुआ है, इसने ये क्वेश्चन में इसने ये बोला है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अप टू विच ए मैन कैन थ्रो अ बॉल। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल मतलब ऊपर, एक आदमी जितना बॉल को ऊपर फेंक सकता था उतना उसने फेंक दिया। तो बॉल को जब ऊपर फेंकेगा तो एंगल कितना बनेगा? एंगल बनेगा 90। देखो ये रहा एंगल कितना बनेगा? एंगल बनेगा 90, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर रख दिया मैंने 90, समझ गए ना?
तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आ गई है। अब इसलिए ये बोला है कि भाई आप जो आदमी है उसके पास सेम बॉल है और इस बार उस सेम बॉल को उसने इस तरीके से फेंका, इस बार उसने उस सेम बॉल को इस तरीके से फेंका कि उस बॉल ने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी है, तो आपसे वही मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है। देखो जब भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैक्सिमम करना हो ना, मतलब जब भी रेंज को मैक्सिमम करना हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती है, रेंज, जब भी रेंज को मैक्सिमम करना हो तो थीटा एंगल होना चाहिए 45 डिग्री, अगर एंगल 45 डिग्री है तो उसका डबल क्या होगा 90, मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी। जब भी रेंज को मैक्सिमम करना हो तो साइन 2 थीटा को कर देना 1, समझ गया ना, मतलब एंगल को कर देना 45 डिग्री। अरे वो नहीं देखा, जैसे टाइगर वगैरह जंप करते हैं तो उनका जंपिंग का जो एंगल होता है ना वो करीब 45 डिग्री होता है, क्योंकि उनको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करनी होती है, मतलब उनको रेंज को मैक्सिमम करना होता है। वैसे हम आगे देख लेंगे, ठीक है। सो इसको नोट कर लो, यहीं पर क्लोज कर लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।